राइडिंग ऑन कैमल। एक इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर बेजलील, हाँ उनका नाम ही है बेजलील। उन्होंने ये सऊदीया के बारे में कहा है, सऊदी अरब के बारे में उन्होंने ये कहा है कीप राइडिंग ऑन कैमल। वजह क्या है? उन्होंने इंसल्ट किया बेसिकली, क्योंकि उनको ये लगा कि सऊदीया वाले डिमांड ये कर रहे हैं कि फ़लस्तीन की खिलाफत को तस्लीम किया जाए, उसके बाद हम आपसे यानी इसराइल से ताल्लुकात को एक कुछ बेहतर सतह पर लेके आ जाएंगे। शायद बाद में तस्लीम भी कर लें उसको, या उनका कंडीशन ये होगा आप इसराइल फ़लस्तीन की आवाज़ जाफत को बनने दें, उसके बाद हम इसराइल को तस्लीम भी कर लेंगे। तो इस पर ये साहब हो गए गुस्सा, क्योंकि इनके जहन में तो कुछ और ही है, क्योंकि उन्होंने तस्लीम नहीं करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो उन्होंने सऊदीया को नीचे दिखाने के लिए ये कहा है कि कीप राइडिंग ऑन कैमल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो मुखालफीन होते हैं वो आपको एक तनकीद तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उस तनकीद की वजह से आप अपने आप को फिर रीसेट करते हैं। फिर आप देखते हैं कि यार क्या वाकई वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, क्या हम उससे करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। क्यों? अगर आप बना रहे होते कोई फाइटर पायलट, कोई फाइटर जहाज बना रहे होते, तो आपको ये कहता कभी कि कीप मेकिंग फाइटर जेट्स, कीप डेवलपिंग योर टेक्नोलॉजी? नहीं कहता, ये कभी भी नहीं कहता। तो आपको चाहिए कि आप इस तरफ आए। आपके पास पैसा है, अब आपको ये समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो आ जाना चाहिए। इससे आपका ही नुकसान होगा अगर अब भी आपको ये समझ में नहीं आए। वजह क्या है? तारीख में चलते हैं। तारीख में बगदाद को तबाह किसने किया था? चंगेज़ खान के फौजों ने आके किया था। चंगेज़ खान के जो फौज थे वो तारीख में अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो आपका बगदाद का इलाका, ये इराक का इलाका, ये बड़ा ज़बरदस्त तरक्की याफ्ता इलाका था। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी यहाँ पर, बड़े खुशहाल थे, कल्चर था, एग्रीकल्चर था, और बहुत ही एक माशरा बहुत तरक्की कर रहा था, महलात थे यहाँ पर। किस चीज़ की कमी थी? इनके पास डिफेंस की कमी थी। उनकी फौजें आने के बाद उन्होंने आपके सारी बिल्डिंगों को तहस नहस कर दिया। आपकी हज़ारों लाइब्रेरी में लाखों किताबें, जो उस ज़माने में हाथ से लिखी हुई किताबें थी वो लाखों की तादाद में थी, उन सबको जला दिया। कई दिन तक आपकी लाइब्रेरियाँ सिर्फ जलती रही थी। आपके पूरे नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया था, और वो उस झटके को आपका इलाका आज तक उसके बराबर नहीं ला सका। उसकी वजह से वो नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप वो चीज़ करें जिसकी वजह से वो आपको ये कहना छोड़ दे कि कीप मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कीप मेकिंग न्यू एरोप्लेन्स, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। आप घर बनाएं, महल बनाएं, कार खरीदें, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। वो जब भी होगा आपको इस तरह से इंसल्ट करेंगे, आपको इस तरह से निशाना बनाएंगे अपनी इंसल्ट का। इलाज क्या है? आपको इससे सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से। ठीक है, मेरा ताल्लुक पीछे से पाकिस्तान से ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस वजह से तारीफ कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कई हुकूमतें आई और गई, उसमें लिबरल भी थे, उसमें डेमोक्रेट भी थे, उसमें डिक्टेटर भी थे। इवन के पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो भी हाइब्रिड जमहूरियत है। लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ लोगों से कि पाकिस्तानी जमहूरियत को आप हाइब्रिड जमहूरियत बोलें। पाकिस्तानी जमहूरियत को आप बोलें डेमोक्रेसी विथ पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कोट डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी विथ पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जमहूरियत पूरे दुनिया में एक तरह का नहीं है। आप अगर यूके में देखें, वहाँ पर कभी मलका होता है, कभी बादशाह होता है, आजकल बादशाह भी है, वहाँ पर जमहूरियत भी है। अमेरिका में देखें, वहाँ पर जमहूरियत किसी और तरीके से, उनका सेटअप कुछ और है, ठीक है। आप यूरोप के अंदर देख लें, जर्मनी में देख लें, आप जर्मनी में यहाँ पे चांसलर है, उनका एक तरीका दूसरा है। तो इस तरह से आप अगर किसी और यूरोप में और भी बहुत कुछ कंट्री ऐसे जहाँ पे अभी भी जो एक किंग का हल्का फुल्का सा उनका एक असर होता है या उनके ख़ानदान का असर होता है। तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको आप वो कहें पाकिस्तानी डेमोक्रेसी विथ पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स ऑल। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात मैंने जो देखी है, इसमें हुकूमत कोई भी आई हो, किसी की भी आई हो, पीपल्स पार्टी की हो, नवाज शरीफ की हो, ज़ियाउल हक की हो, मुशर्रफ की हो, या भी मौजूदा गवर्नमेंट है या इमरान खान है, इन सब ने एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसमें इन्होंने हमेशा अपने मुल्क को आगे रखा, इन्होंने हमेशा डिफेंस को आगे रखा। मैं इनमें से बहुत सारे लोगों से मुत्तफिक नहीं हूँ, इनके माशी पॉलिसी से या इनके करप्शन से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ पे इन तमाम हुक्मरानों ने कमाल कर दिया, और वह उनका एटॉमिक पॉलिसी को कंटिन्यूटी के साथ चलाना। इतना गरीब मुल्क होने के बावजूद, इतना प्रेशर होने के बावजूद, इसराइल कभी भी पाकिस्तान को नहीं कह सकता है कीप मेकिंग JF-17। तो आपको चाहिए कि आप भी किसी के और मुल्क के साथ मिलकर के पाकिस्तान JF-17 जो बना रहा है, वो अकेले नहीं बना रहा है, वो चाइना के साथ बना रहा है, वो कुछ और भी चीज़ बना रहा होगा मेरे ख्याल में, कोई टैंक वगैरह भी बना रहा है, फौजी गाड़ी भी बना रहा है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास पैसे की कमी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस हिस्से को, यानी कि जो डिफेंस वाला हिस्सा है, उसको उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ, और तमाम जितनी भी गवर्नमेंट भी आई है, सब ने उसको सपोर्ट किया है। हालांकि तमाम गवर्नमेंट को आप देखें, सब मुख्तलिफ नज़रियात के हैं, कोई राइट विंग में है, कोई मिडिल राइट विंग में है, कोई बिल्कुल ही सेकुलर है, ठीक है, लेकिन सब एक चीज़ पे मुत्तफिक है, मुल्क की गैरत के लिए। इवन कि किसी ने ये भी कहा था कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन फिर भी हम इतनी टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी अपना बनाइए, अभी से शुरू कर दीजिए। MM30 मक्का मदीना 30 यानी कि 2030। अभी आप किसी के साथ ज्वाइंट मिलके बनाते हैं कोई भी अपना जहाज बनाने का, तो कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी बनाने का, आपके पास अगर लोग नहीं है, पैसा तो है आपके पास पैसा है ना, आपके पास रियाल है, आपके पास डॉलर है, आप उस पैसे को इस्तेमाल करें, और बजाय बिल्डिंग बनाने के, बजाय ये हज़ारों कार खरीदने के, आप इस तरफ भी पैसा लगाएं। अपने मुल्क में नहीं बना सकते हैं, किसी और मुल्क में बनाएं, अपना बनाएं, वरना आपका भी वही हाल होगा जो चंगेज़ खान ने आकर के बगदाद का कर दिया था। थैंक यू वेरी मच।